शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की। हम पहला आज का जो हमारा हिस्सा रहेगा वो मैप वाला रहेगा। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम पॉलिटिकल मैप को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकली मैप का वीडियो तो हम अलग से अपलोड करते ही जा रहे हैं। आज की जो कंट्री न्यूज़ में रही है वो यमन है, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो। क्योंकि यमन में सना में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है पुरस्कार वितरण के टाइम में। इसकी बाउंड्रीज़ की यदि हम बात करें तो एशिया में आप देख रहे हैं एकदम लास्ट की तरफ आप चले जाइए, ठीक है, एकदम पश्चिम की तरफ में चले जाइए तो कोने पर लोकेटेड है यमन। ये पूरा जो मैप है ये यमन का है। यमन के आप नॉर्थ की तरफ में जाते हैं तो सऊदी अरबिया पड़ता है। साउथ की तरफ यदि आप जाएंगे तो अरेबियन सागर पड़ेगा, ठीक है, और रेड सागर पड़ेगा, रेड सी पड़ेगा। और पूर्व की तरफ जाते हैं तो ओमान के साथ में इसकी बाउंड्री टच होती है। अब बात आ जाती है इसका सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा हो सकता है। कई कई बार यूपीएससी ने सबसे बड़े प्रोविंस के ऊपर से भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि इसका जो है हद्रामावत। हैदरामावत यमन का सबसे बड़ा प्रोविंस या फिर राज्य है। इसके बाद बात आ जाती है इसकी कैपिटल की, तो ये रही इसकी कैपिटल साना, अमानत अल असीमाह, ठीक है, ये साना है। और यहाँ पर जो दर्शाया गया है, क्या नाम लिखा गया है यहाँ पर, अमानत अल असीमा। यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है ये झील है कि क्या है। तो नीचे की तरफ यदि हम जाते हैं तो बाब अल मंडेब की जो खाड़ी है, जल संधि है, वो किस किस को जोड़ने का काम कर रही है। एक तरफ तो अफ्रीका है और दूसरी तरफ एशिया है, और एशिया में भी पार्टिकुलर यमन है, ठीक है, और बीच में है बाब अल मंडेब की जल संधि है, और इस तरफ में अफ्रीका पड़ जाता है, डिजिबूती और इरिट्रिया। अब यदि हम न्यूज़ की तरफ में जाएं तो देखिए 85 लोगों की डेथ हो गई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं यमन के क्रश में, ठीक है, जहां पर लोगों को लगभग $8 की मदद दी जा रही थी और इसलिए ये लोग इकट्ठे हुए थे। कम से भी कम एटलीस्ट 85 लोगों की डेथ हो गई है। इसके अलावा 100 ऑफ पीपुल्स आर इंजर्ड इन ए क्रश एट रमजान कैश हैंड आउट, ठीक है। रमजान कैश हैंड आउट के मौके पर यमन में थर्सडे के दिन 85 लोगों की डेथ हो गई है। एज द इम्प्रो improvised country suffered one of its worst tragedies just as optimism was growing over its bitter civil war। इसके अलावा देखा जाए तो 3 लोग ऐसे हैं जिनको डिटेन किया गया है ओवर द स्टैम्पीड इन साना, यमन्स रेबल हेल्ड कैपिटल, आफ्टर लार्ज क्राउड गैदर एट ए स्कूल टू रिसीव गिफ्ट ऑफ 5,000 रियाल या फिर $8 फॉर द एंड ऑफ रमजान। रमजान का एंडिंग चल रहा था, उस टाइम में इनको गिफ्ट दिया जा रहा था 5,000 रियाल का, लगभग मतलब $8 इनको दिया जा रहा था। अब कुछ फुटेज हमको देखने को मिले हैं, ठीक है, बाय द ईरान बैक्ड हाउदी रेबल्स। अल मसीराह टीवी शोड ए टाइटली पैक्ड क्राउड स्क्रीमिंग and showing unable to move while others attempt to haul stricken people out of the crust। इसके बाद सीधे हम चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो टीबी की बीमारी से रिलेटेड है। टीबी जिसको ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्मुखी फोड़ा, ठीक है। तो जो टीबी की बीमारी है या फिर कुष्ठ रोग है, WHO के हिसाब से यदि हम देखें तो इसके कुछ की फैक्ट बताए जाते हैं कि टोटल 1.6 मिलियन लोगों की डेथ हुई है फ्रॉम टीबी इन 2021। इसमें इंक्लूड है 1,87,000 जो पीपल हैं विद HIV। 1,87,000 जो पीपल हैं HIV था इनमें, और उन्हीं में यदि हम देखें तो
टीबी से डेथ वाले लोगों की संख्या है 1.6 मिलियन वर्ल्ड वाइड। टीबी इज द 13th लीडिंग काज ऑफ डेथ। टीबी की बीमारी 13वें नंबर पर आती है डेथ का रीज़न बनने के मामले में यदि देखें। इसके अलावा सेकंड लीडिंग इन्फेक्शियस किलर माना जाता है कोविड-19 के बाद, एबव HIV एंड एड्स। फिर 2021 में क्या हुआ, एक एस्टिमेशन ये लगाया गया था कि 10.6 मिलियन पीपुल फेल इल विद टीबी। 2021 में 10.6 मिलियन लोग ऐसे थे जो कि टीबी की बीमारी से ग्रसित हुए पूरे वर्ल्ड वाइड। इस 6 मिलियन इसमें पुरुष शामिल थे, 6 मिलियन पुरुष थे, 3.4 मिलियन वुमेन थी और 1.2 मिलियन चिल्ड्रन थे। मतलब बच्चे, स्त्री, पुरुष सब टीबी की बीमारी से प्रभावित हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पुरुषों में ये बीमारी फैलती है। TB is present in all countries and age group, but TB is curable and preventable। ठीक है, एक बात हमको ये ध्यान रखना है कि जो TB की बीमारी है ना, हर ग्रुप में, हर एज ग्रुप में, हर देश में फैली हुई है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि TB की बीमारी से आप बच सकते हैं। 2021 में 1.2 मिलियन चिल्ड्रन, ठीक है, TB की बीमारी से ग्रसित हुए। चाइल्ड एंड एडोलसेंट, बच्चे और जो किशोर अवस्था वाले लड़के बच्चे होते हैं, टीबी इज़ ऑफन ओवरलुक्ड बाय हेल्थ प्रोवाइडर्स एंड कैन बी डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस एंड ट्रीट। तो जो बच्चे होते हैं, यदि उनमें टीबी की बीमारी हो रही है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, अर्ली हम डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं टीबी की बीमारी का। 2021 में यदि हम देखें, 30 हाई टीबी बर्डन कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 87% ऑफ न्यू टीबी केसेस। नए जो टीबी की केसेस आए थे ज़्यादातर कहाँ से आए हैं, 30 हाई टीबी बर्डन कंट्रीज से। इसके अलावा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जिसको MDR टीबी बोलते हैं, ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के रूप में काम कर रहा है एंड हेल्थ सिक्योरिटी थ्रेट है। Only about 1 in 3 people with drug resistant TB access treatment in 2022। अब यदि किसी को इस टाइप की बीमारी हो गई है कि वो गोली दवाई खा रहा है लेकिन असर नहीं कर रही, तो ऐसे लोगों को इलाज बहुत कम ही मिल पाया है। 3 लोगों में से लगभग 1 लोगों को ही, ठीक है, ड्रग दिया जा चुका, ड्रग मिल पाया था। ये इस प्रकार से रेजिस्टेंस वाली टीबी यदि उसको होती है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ में और देख लेते हैं कैसे करके हम टीबी की बीमारी से फाइट कर सकते हैं। तो वन वर्ल्ड टीबी समिट, जिसका आयोजन किया गया था वाराणसी उत्तर प्रदेश में 24 मार्च 2023 को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जोर दिया था एक फ्रेश एनर्जी को टू द ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन रिस्पॉन्स। पूरे विश्व भर में ग्लोबली टीबी की बीमारी को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, जोर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एंड रिट्रिएटेड इंडियाज़ कमिटमेंट। इसके अलावा ये भी बताया कि किस प्रकार से इंडिया कमिटमेंट कर रहा है। रिट्रिएटेड मतलब होता है जोर देना। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है रिट्रिएट। रिट्रिएट का मतलब होता है से समथिंग अगेन और ए नंबर ऑफ टाइम्स, टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी। क्लैरिटी के लिए आप एक ही वर्ड के ऊपर बार बार जोर दे रहे हैं, उसको बोलते हैं रिट्रिएट। ठीक, कोई चीज़ कहना। तो इंडिया ने कमिटमेंट किया है कि इस प्रकार के एफर्ट हम भी लगा रहे हैं। आगे मोदी ने क्या कहा, मोदी ने जोर दिया था इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन एंड द नीड टू फाइंड न्यू वेज। हमें कुछ इनोवेशन करने की ज़रूरत है, नए नए रास्ते खोजने की ज़रूरत है, फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है नई स्ट्रेटजी को, ताकि हम जो है बढ़िया आउटकम प्राप्त कर सकें। प्राइम मिनिस्टर का जो रिमार्क्स है वो काफ़ी क्रिटिकल है, एज वी लुक टू रीडिफाइन इंडियाज़ एंड वर्ल्ड टीबी एलिमिनेशन रिस्पॉन्स। अब हम देखते हैं कि इंडिया क्या रिस्पांस दे रहा है, विश्व क्या रिस्पांस दे रहा है टीबी के एलिमिनेशन में। इस हिसाब से नरेंद्र मोदी के द्वारा जो रिमार्क दिया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोविड-19 के रिस्पांस से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं।
तो जो कोविड-19 पेंडेमिक है ये प्रोवाइड करता है एक गुड रिफ्लेक्शन पॉइंट। इवन विथ इननंबरेबल चैलेंजेस हमारे सामने आए, बहुत सारे चैलेंजेस कंट्रीज़ ने फेस करे। कंट्रीज़ वर एबल टू काउंटर कोविड-19 बाय ड्राइंग अपॉन द innate human spirit to adapt, learn, experiment and innovate। कोविड-19 से हम कैसे करके लड़ पाए? हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, इनोवेट करे, हमने कुछ लर्निंग लिया, तब जा कर के हम कोविड-19 से लड़ पाए हैं। कोविड-19 ने हमें बताया है कि आपको जो है काम एक साथ में करना है। And if we could do it to overcome COVID-19, we can and must certainly do it to end TB। और जब हम कोविड-19 से निपट सकते हैं तो जाहिर सी बात है, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि टीबी की बीमारी से भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो इंडिया ने काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है टीबी को एंड करने के लिए। इंडिया का जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है और जिसको हम NTEP बोलते हैं, प्रीवियसली नोन एज रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम और RNTCP, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया का नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम या फिर NTEP बोलते हैं, पहले इसको RNTCP बोलते थे। RNTCP मतलब रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसने इंट्रोड्यूस किया है बहुत सारे उपायों को ताकि हम फाइंड कर सकें, नोटिफाई कर सकें, ट्रीट कर सकें टीबी के केसेस को। टीबी की बीमारी यदि हो रही है किसी को तो जल्दी से जल्दी उसकी पहचान की जाए कि टीबी की बीमारी है कि नहीं है, इसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाए। इसके बाद बारी आती है कि सस्ते दाम पर कैसे करके उसका इलाज किया जा सकता है। विथ केस नोटिफिकेशन राइजिंग फ्रॉम 15.6 लाख इन 2014 से 24 लाख इन 2022, टीबी के जो केसेस हैं उनमें हमें बढ़ोतरी ही देखने को मिली है, कमी देखने को नहीं मिलता है। 2014 में 15.6 लाख टीबी की बीमारी से लोग ग्रसित हुए थे और 2022 में देखा तो 24 लाख हो गया, मतलब डबल हो गया है ये आंकड़ा। इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम चल रहा है इसको हमें एक्सपांड करना पड़ेगा, इम्प्रूव डिटेक्शन मेजर अपनाने पड़ेंगे कि कैसे करके हम बीमारी को डिटेक्ट कर पाएँ। आगे कुछ नई नई अप्रोचेस अपनाने की ज़रूरत है, इसमें इंक्लूडिंग है इंगेजमेंट विद प्राइवेट सेक्टर। सरकार अकेला टीबी की बीमारी से नहीं लड़ सकती है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार को लॉन्च करना पड़ेगा कुछ सोशल सपोर्ट प्रोविज़न। ठीक है, सोशल सपोर्ट प्रोविज़न आपको देना पड़ेगा, तब जा कर के जो गरीब लोग हैं वो टीबी की बीमारी से लड़ाई लड़ पाएंगे। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टूल, कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स हमें लाना पड़ेगा, न्यू ड्रग रजीम लेकर के आना पड़ेगा और तब जा कर के हम टीबी को मैनेजमेंट कर पाएंगे। फिर भी कहा जाता है ये जो इफ़ोर्ट्स हैं ये कमेंडेबल हैं। लैक ऑफ वाइड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द डिसीज़, ये सब एफर्ट तो करना ही चाहिए, लेकिन यदि लोगों में जागरूकता नहीं है इस डिजीज़ के बारे में, लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी केयर कंटिन्यू टू बी चैलेंज। दो बात अभी भी चैलेंजफुल रही हैं। पहले नंबर की बात तो ये है कि लोग जागरूक नहीं हैं इस बीमारी के बारे में, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे करके आपको सावधानी बरतनी है, कौन सी गोली दवाई खानी है, इन सब के बारे में लोग नहीं जानते हैं। इसके अलावा जो क्वालिटी वाली मेडिकल सर्विस है उनको नहीं मिल पाती, मिल भी पाती है तो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वहाँ पर गरीब लोग इलाज अपना नहीं करवा सकते हैं। हाल का जो नेशनल टीबी प्रिवलेंस सर्वे है उसमें ये पता चला है कि 64% जो लोग हैं, 64% ऑफ द पीपल विद इन्फेक्शियस टीबी डिड नॉट सीक केयर। जितने भी टीबी के मरीज हैं उनमें से 64% लोग ऐसे हैं जिनको कोई केयर नहीं मिल पा रही है। एज ए रिजल्ट नेशनल लेवल एस्टीमेट सजेस्ट करता है कि एवरी पर्सन नोटिफाई विद टीबी वी मिस डिटेक्टिंग ऑलमोस्ट 2 more केसेस। तो
दिक्कत यहीं पर ये हो जा रही है कि प्रत्येक पर्सन जिसको नोटिफाइड किया गया है टीबी, वी मिस डिटेक्टिंग ऑलमोस्ट 2 more केसेस। इसके अलावा कोविड-19 से हम ये सीख सकते हैं कि जैसे कोविड-19 के दौरान में जब हम बात कर रहे थे वैक्सीन लगवाने की, तो हम देखते हैं आप सरकारी हॉस्पिटल में भी जा कर के वैक्सीन लगवा ले रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी जो है आपको वैक्सीन अवेलेबल करवा दे रहे हैं, तो आप जहाँ चाहे वहाँ जा कर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो जो मिशन कोविड सुरक्षा प्रोग्राम था टू डेवलप वैक्सीन वाज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसी प्रकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है टीबी की बीमारी से लड़ाई लड़ने के लिए। बहुत सारी संख्या में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो डेवलप किए गए थे। इसके साथ साथ में वैरायटी ऑफ डिफरेंट वैक्सीन प्लेटफॉर्म सो दैट आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ रोबस्ट एंड कैन स्केल अप रैपिडली। इसके अलावा हमारी मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे पास कितनी बड़ी कैपेसिटी है, कितने बड़े पैमाने पर हमने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई और दूसरे देशों को भेजा भी। एक बात और यहाँ पर बात करी जाती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हमारे देश में कुछ ऐसे सेंटर स्थापित करने की ज़रूरत है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिनको बोल रहे हैं, जो कि सुविधा प्रदान करते हैं, कोलैबोरेशन का काम करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च लेबोरेटरीज, इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ में ये संभव है। इसीलिए यदि हम चाहते हैं हम स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, एक्सपांड करें रिसर्च और डेवलपमेंट को टीबी के लिए, तो इसमें दोनों ही चीज़ें सामने आना चाहिए। कौन कौन? आईसीएमआरआई और प्राइवेट सेक्टर, दोनों इस सेक्टर में क्या काम कर सकते हैं? रिसर्च का काम कर सकते हैं। कुछ नए टूल ये लोग डेवलप करेंगे ताकि इंडिया को हेल्प मिले और अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी हेल्प मिले, कैसे करके हम टीबी की बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज टीबी वैक्सीन ट्रायल। सबसे पहले तो जो टीबी वैक्सीन है उसके ट्रायल को प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा। पहली बात ये है कि कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ की बात करें तो जो वैक्सीन होती है इज़ व्हाट मेक्स एलिमिनेशन पॉसिबल। वैक्सीन नहीं संभव बनाया है किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए। वी डू हैव द बेसिले कैलमेटी गुरेन वैक्सीन फॉर टीबी। बीसीजी का टीका जिसको बोलते हैं टीबी के लिए लगाया जाता है, बेसिले कैलमेटी गुरेन, बट इट डज नॉट एडिक्वेटली प्रोटेक्ट एडोलसेंट। लेकिन ये जो टीका है, ये जो वैक्सीन है, जो एडोलसेंट हैं, किशोर अवस्था वाले लड़के बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, ठीक है, इनको उतना ज़्यादा ये प्रोटेक्ट करने का काम नहीं कर रहा है, जबकि ये लोग ही ऐसे हैं जिससे टीबी की बीमारी बहुत तेज़ी के साथ में फैल सकती है। कोविड-19 की वैक्सीन हम देखते हैं 1 ही साल के भीतर में तैयार हो गई थी। हमें प्रायोरिटी देना पड़ेगा, पिकअप करना पड़ेगा अपने रफ्तार को और इफ़ेक्टिव टीबी वैक्सीन लेकर के आना पड़ेगा। हम देखते हैं कि 15 टीबी वैक्सीन कैंडिडेट्स इन द पाइपलाइन, 15 से भी ज़्यादा टाइप की हम वैक्सीन यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन वो भी अभी पाइपलाइन में है। ठीक, पाइपलाइन में है मतलब अभी वो बन नहीं पाई है। हमें इंश्योर करना पड़ेगा उनके क्लिनिकल ट्रायल्स को, इसको आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। सेकंड नंबर की बात आ जाती है टेस्टिंग एंड डायग्नोसिंग टीबी नीड्स टू बिकम मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल सो मच so that each person with suggestive symptom or frontline worker can test and get result within minutes। 1 मिनट में ही टेस्ट हो जाना चाहिए, मिनिमम उसकी कॉस्ट होना चाहिए। पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट की बात करें सच एस होम बेस्ड टेस्ट फॉर कोविड-19, जैसे कोविड-19 का टेस्ट आप घर में ही कर ले रहे थे, इसी प्रकार का टेस्ट घर में हो जाना चाहिए टीबी की बीमारी के लिए। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज प्रोसेस एंड रैपिड प्रोसेस, लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक प्रोसेस। 1 मिनट में ही सारा रिजल्ट सामने आ जा रहा है कि टीबी की बीमारी है कि नहीं है।
इसके अलावा जैसे कि टेस्टिंग की बात आ जाती है तो हमें न्यू इनोवेशन लेकर के आने हैं, जैसे कि नेसल से, नाक से या फिर जीभ जीभ से हम टीबी के टेस्ट का पता लगा सकें। ये काफ़ी गेम चेंजर हो सकता है। इससे इसकी जो पहचान करने का टाइम है या फिर उसमें जो डिले हो रहा है, उस डिले को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर यदि हम डाल दें तो इसको आप गांव में भी लेकर के जा सकते हैं, अर्बन सेटलमेंट में भी आप लेकर के जा सकते हैं, ताकि आप बड़े पैमाने पर जो हाई रिस्क इंडिविजुअल है, ठीक है, इनकी पहचान कर सकें एंड काफ़ी सेफ तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरे नंबर की बात यह है, द डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थेरापेटिक मॉलिक्यूल। हमें कुछ नए नए थेरापेटिक मॉलिक्यूल की खोज करना है। ये एक क्रूशियल रोल अदा कर सकते हैं लंबे समय के लिए। वाइल वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन ड्रग डिस्कवरी, हमें कंटिन्यू ड्रग डिस्कवरी के ऊपर खोज करते रहना पड़ेगा। वी मस्ट आल्सो स्केल अप न्यूअर एंड मोर इफेक्टिव regimens and also dip into our armory to repurpose existing drug for TB। इसके बाद अगले एडिटोरियल की हम तरफ चलते हैं। तो अगला जो एडिटोरियल है वो फोकस किया जाता है भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या का फ़ायदा कैसे करके उठाया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि मिड 2023 तक, मतलब अभी जो साल चल रहा है 2023 का, इसके छठवें सातवें आठवें महीने तक आप देखोगे कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को सरपास कर जाएगी। हम चाइना से बहुत आगे निकल जाएंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या है और ज़्यादातर हम देखते हैं 50% 60% हमारे देश में युवा लोग ही हैं। लेकिन खाली इस चीज़ की बड़ाई करने से बात नहीं बनने वाली है कि भारत एक युवा देश है, हमारे पास बहुत सारे युवा हैं, चाइना के पास बूढ़े लोग हैं। जब आप इन युवाओं का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो ये जो युवा लोग हैं ना, सरकार के ऊपर बर्डन का ही काम करेंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या सरकार के लिए बोझ ही है। इसके लिए जब तक हम हमारे युवाओं को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन नहीं दे सकते, बढ़िया से बढ़िया स्किल जब तक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तब तक इंडिया की जनसंख्या का आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। आज के टाइम में सोचिए, आप यदि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गरीब फैमिली से हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि आप डॉक्टर बन सकते हैं? ठीक, तो आज के टाइम में जिनके पास पैसा है वो लोग ही डॉक्टर बन पा रहे हैं, इंजीनियरिंग कर पा रहे हैं, बड़े बड़े कोर्स कर पा रहे हैं। बाकी लोगों का क्या हो रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा बात आ जाती है स्किल्स को लेकर के। हमें इस लेवल तक तो स्किल लोगों को सिखाना पड़ेगा कि कम से भी कम वो खुद से कुछ कर सके। उनको यदि नौकरी नहीं भी मिल रही है तो इतना स्किल डेवलप किया जाए कि वो खुद एक उद्यमी बन सकें, छोटा मोटा काम धाम कर सकें। तो हाल ही में हमने देखे हैं कि एक लेटेस्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई है और देखा जाए तो इसको सर्टिफाई किया है किसने? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। What has been known for a while that India will become the most populous country in mid 2023। इंडिया मिड 2023 में मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगी और चाइना को हम सरपास कर देंगे 142.5 करोड़ बाई अबाउट 3 मिलियन का यहाँ पर अंतर होने वाला है। These estimations are based on official country data as well as extrapolating birth, mortality and international migration trend। ये जो डेटा प्रस्तुत किया गया है इसमें दो तीन बातों को ख्याल रखा गया तब जाकर के डेटा निकला है। जैसे कि किसी कंट्री की हेल्प से वहाँ की जनसंख्या के बारे में कुछ जानकारी मांगी गई है, इसके है ना, तो ऑफिशियल कंट्री डाटा मिला है। इसके अलावा एक्स्ट्रापोलेटिंग बर्थ कितना हो रहा है, मॉर्टलिटी की रेट क्या है, इंटरनेशनल माइग्रेशन का ट्रेंड कैसा रहा है, तब जाकर के जनसंख्या का ये अनुमान लगाया गया है।
अब इंडिया खुद तो अपनी जनगणना कर नहीं रहा है तो कैसे करके पता चलेगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हम देख रहे हैं कि किसी न किसी की नज़र है जनसंख्या के ऊपर। तो इंडिया का एक कहना चाहिए वैसिलेटिंग रिलेशन रहा है। इंडिया का भारत का अपनी जनसंख्या के साथ आकार के साथ में उतार चढ़ाव भरा रिश्ता रहा है। समाजवादी युग में बढ़ती जनसंख्या भारत की गरीबी और राज्य की जीवन स्तर में सुधार करने में राज्य की अक्षमता को समझाने के एक सुविधाजनक बहाना था। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए उस टाइम में जब सोशलिस्ट एरा चल रहा था हमारे देश में। दीज सीडेड डी रेंज स्टरलाइजेशन प्रोग्राम, नसबंदी के प्रोग्राम चलाए गए दैट वायलेंटली कंप्रोमाइज डिग्निटी एंड फ्रीडम। तो इस प्रकार के प्रोग्राम यदि चलाए जाते हैं तो लोगों की जो डिग्निटी है और फ्रीडम है वो प्रभावित होती है। ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा है, कंट्री हमारी ओपनिंग होते जा रही है, तो 1990 के दशक में हम देखते हैं हमारा जो मार्केट है इसमें चेंजेस आता है। मार्केट में नई नई कंपनियां आती हैं, बाहर के लोग यहाँ पर आ करके इन्वेस्ट करते हैं ताकि इससे क्या हो सके, जो निचले लेवल पर लोग हैं वो थोड़े से ऊपर उठ सकें। इंडिया की जो लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन है या फिर जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, रिलेटिव टू द डेवलप्ड कंट्रीज़ वेयर द वर्कफोर्स वाज एजिंग, जबकि जो अमीर अमीर देश हैं वहाँ का जो वर्कफोर्स है वो बूढ़ा होते जा रहा है, लेकिन इंडिया का जो वर्कफोर्स है आज के टाइम में जवान है। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ फैक्ट प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि हम चाइना की पॉपुलेशन को ओवरटेक कर रहे हैं, चाइना को पीछे छोड़ दे रहे हैं, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है ना उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, हमारी जो ग्रोथ है वो स्लो हो रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि 2021 में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रिप्लेसमेंट का लेवल है 2.1 इंडिया की पॉपुलेशन का, उससे भी डाउन में चला गया है। मतलब एवरेज जो एक महिला है अपने जीवन में 2.1 बच्चे से भी कम बच्चे को जन्म दे रही है, उनके बच्चों की संख्या 2.1 से भी कम है, ये एवरेज बताया जा रहा, क्योंकि 2.1 तो किसी बच्चे की संख्या नहीं हो सकती ना किसी के। तो करेंट जो ट्रेंड चल रहा है 1.4 बिलियन का, आगे बढ़कर के 2050 तक 1.67 बिलियन हो जाएगा, बिफोर सेटलिंग एट 1.53 बिलियन इन 2100। 1.53 बिलियन हो जाएगा कब, 2100, और पीक रहेगा 1.7 बिलियन लगभग 2064 तक। ये है यूनाइटेड नेशंस का एस्टिमेशन। वहीं देखा जाए ना तो जो पेंडुलम है, यदि हम कुछ ओपिनियन देखें पॉपुलेशन के हिसाब से, तो ये डिसएडवांटेज से एडवांटेजेस की ओर जा रहा है, मतलब उतना ज़्यादा नुकसान इंडिया को नहीं होने वाला है। अब एक जो चीज़ है जिसको डिस्कस नहीं किया जाता है वो है क्लाइमेट क्राइसिस, कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ से, एंड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एब्रॉड, विदेश में कितने स्किल्ड लेबर हैं, अनस्किल्ड लेबर हैं, इसके साथ साथ में जो कि परमानेंट इमिग्रेंट हो जाते हैं। इसके अलावा 16 लाख से भी ज़्यादा इंडियन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप त्यागी है 2011 से यदि देखें तो। इसमें इंक्लूड है 2,25,620 लोग 2022 में अकेले ही। ये हाईएस्ट माना जाता है इस पीरियड को दौरान, ऐसा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा था पार्लियामेंट में फरवरी में। एक न्यूज़ है असम से आई है, असम में कुछ नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है। असम की सरकार 15,000 रुपया पेंशन देगी जिनको जेल में डाला गया था इमरजेंसी के दौरान। अब आप सोचिए,
असम की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मंथली पेंशन दिया जाएगा 15,301 लोगों को ऑफ द स्टेट who were jailed during the emergency in the 1970s. The decision was taken at a cabinet meeting chaired by the Chief Minister Hemant Biswa Sarma late Wednesday evening. Our government considered of the 301 people jailed during the dark days of emergency as Loktantra Senani, soldiers of democracy, State Housing Minister अशोक सिंघल का कहना है। तो उस समय देखिए कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी वाले अपोजिशन में थे, ठीक है, और ज़्यादातर ये लोग ही प्रदर्शन किए होंगे, विरोध किए होंगे इमरजेंसी का। तो अब उनको इनाम यहाँ पर दिया जा रहा है एज ए लोकतंत्र सेनानी के रूप में असम की गवर्नमेंट के द्वारा 15,000 रुपया पर मंथ पेंशन मिलेगी इनको। इसके बाद वाली न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ की पंचायतों को कुछ ग्रांट्स दिया जाना है लोकल फेस्ट सेलिब्रेट करने के लिए। 6,000 से भी ज़्यादा पंचायत छत्तीसगढ़ में ऐसी हैं जो कि रिसीव करेंगी लगभग 10,000 रुपया ताकि वो सेलिब्रेट कर सकें छत्तीसगढ़ी फेस्टिवल। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने थर्सडे के दिन लॉन्च किया है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना 10,000 रुपया हर पंचायत को दिया जाएगा ताकि जो छत्तीसगढ़ के लोकल फेस्टिवल हैं वो ज़िंदा रह सकें, कंटिन्यू रह सकें और पैसे की कोई कमी ना जाए। ये पैसा दिया जाएगा नॉन शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ द स्टेट इन ए वर्चुअल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज एट हिज रेसिडेंशियल ऑफिस। गवर्नमेंट स्टेटमेंट का कहना है ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था एक उद्देश्य के साथ में कि हम प्रिजर्व कर सकें, प्रमोट कर सकें लोकल फेस्टिवल को, हमारे छत्तीसगढ़ की कल्चर को एंड ट्रेडिशन ऑफ रूरल एरियाज़। तो इसकी जो प्राइमरी यूनिट रहेगी इस स्कीम की वो रहेगी ग्राम पंचायत, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का कहना है। इसके अलावा इसरो का जो PSLV C55 मिशन है इसके बारे में न्यूज़ आई है। इसरो कैरी आउट करेगा इसको, ठीक है, ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यूजिंग स्पैन PS4। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसने शेड्यूल्ड कर लिया है कि हम लॉन्च करेंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C55, मतलब PSLV C55 मिशन को 22 अप्रैल को विल कैरी आउट इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। इसको हम ऑर्बिट में लेकर के जा रहे हैं ताकि हम कुछ वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर सकें। इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्पैन PS4 का, फोर्थ एंड फाइनल स्टेज ऑफ PSLV कहलाता है ये ऑर्बिटल प्लेटफार्म में। तो जो PSLV C55 है विल हैव सिंगापुर TELEOS2 एज प्राइमरी सैटेलाइट एंड ल्यूमेलाइट 4 एज को पैसेंजर सैटेलाइट। इसमें और क्या क्या चीज़ होने वाले हैं, सिंगापुर की तरफ से एक प्राइमरी सैटेलाइट रहेगा और ल्यूमेलाइट 4 भी रहेगा एज ए को पैसेंजर सैटेलाइट। तो दो चीज़ों को लेकर के ये जाने वाला है। इस PSLV C55 मिशन में PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल है जिसको POEM बोलते हैं, जहां पर जो स्पैन PS4 ऑफ द लॉन्च व्हीकल वुड बी यूटिलाइज एज एन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म टू कैरी आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट थ्रू द नॉन सेपरेटिंग पेलोड। इसरो का कहना है जो TELEOS2 सैटेलाइट है इसको डेवलप किया गया है अंडर द पार्टनरशिप बिटवीन DSTA प्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड ST इंजीनियरिंग। दो लोगों ने मिलकर के इसको तैयार किया है। यदि हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं और ये ऑपरेशनल में हो जाता है, इट विल बी यूज टू सपोर्ट द सैटेलाइट इमेजरी रिक्वायरमेंट। सैटेलाइट की जो इमेजरी रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा कर पाएगा। वेरियस एजेंसीज़ की हैं ये विद इन द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। तो जो TELEOS2 है ये क्या काम करेगा, ये प्रोवाइड करेगा ऑल वेदर डे एंड नाइट कवरेज एंड बी कैपेबल ऑफ इमेजिंग 1M फुल पोलार मेट्रिक रिजोल्यूशन, इसकी कैपेसिटी बताई गई है।